फारूक अपने घर का कम उम्र मगर बहादुर वारिस मीलों दूर अपनों की जिंदगी संवारने आया था, मगर किस्मत ने उसके लिए ऐसा तूफान लिख दिया था जो हर हद पार कर गया। लेकिन जब एक जवान लड़का कुछ करने की ठान ले तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। वो लम्हा जब हालात ने फारूक को झंझोड़ रख दिया, हर उम्मीद बुझती नजर आई, मगर यही वो मोड़ था जहां जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक दिया। क्या फारूक टूट जाएगा या अपने हौसले से तकदीर को बदल कर रख देगा? ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जो मुश्किलात के तूफान में अपनी किस्मत खुद तराशता है। वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत कुछ सीख जाओगे। लिहाजा फारूक भारी जिम्मेदारी लिए और दिल पर माँ बाप और बहनों की मोहब्बत लिए मिस्र के नामालूम सफर पर रवाना हुए। कई फासिलों दूर वालदेन पर क्या गुजरेगा ये सोच रहा था, लेकिन मालिक को इनकार नहीं कर सका, क्योंकि पैसों की मजबूरी ने उसे हर किस्म सख्त मेहनत और मुसाफिरी को बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया था। फारूक अकेला सफर पर न था, बल्कि सौदागर के 2 बेटे भी उसके साथ थे। तीनों ने सफर का आगाज किया, लेकिन जल्द ही फारूक को अंदाजा हो गया कि उसके साथी इस जैसे नहीं थे। सौदागर के बेटे नाजो नेमत में पले थे। वो जहां भी कोई अच्छा खाना देखते फौरन खरीद कर खाने लगते। दूसरी तरफ फारूक, जो एक एक अशरफी जोड़कर आया था, उसे यूं बेदर खर्च करना मुनासिब न लगा। उसने पूरे रास्ते में सिर्फ एक जगह खाने पर पैसा खर्च किया और बाकी सफर सब्र के साथ गुजारा। ताजिर के बेटों ने कई बार खाने में फारूक को शरीक करना चाहा, मगर उसकी खुददारी ने हर बार उसे रोक दिया। वो किसी पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत की कमाई से खाना खरीद कर खाने को ज्यादा मुनासिब समझता था। यही बुलंद अखलाक और खुददारी ताजिर के दिल में जगह बना गई। दरहकीकत ऐसा किरदार ही इंसान को दूसरों के दिलों में जगह देता है और उसकी इज्जत में इजाफा करता है। रात के वक्त जब वो मिस्र पहुंचे तो फारूक ने नमाज अदा की और आराम के लिए लेट गया। सुबह होते ही उसने सौदागर के बेटों को जगाया और कहा, जल्दी करो, सामान उठाओ ताकि जल्दी वापस पहुंच सकें। लेकिन वो दोनों हंस कर बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी दूर आए हैं, पहले शहर की सैर तो कर लें। फारूक, जो पहले ही वालिदैन के लिए फिक्रमंद था, अंदर ही अंदर गुस्से और बेचैनी में जल रहा था, लेकिन मजबूरी के मारे चुप रहा और उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया। कई दिनों की सैर व तफरीह के बाद आखिरकार वो सामान उठाकर वापसी के लिए रवाना हुए। फारूक के लिए हर लम्हा 1 साल के बराबर लग रहा था। उसका दिल बीमार वालिदैन और छोटी बहनों की याद में बेकरार था। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द घर पहुंचकर अपनी कमाई वालिदैन को दे दिया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। लिहाजा वो मिस्र से वापस हुए। जैसे ही वो अपने शहर पहुंचे, फारूक ने सुख का सांस लिया, क्योंकि वो पूरे सामान का जिम्मेदार था। उन्होंने सारा सामान सौदागर के हवाले किया और सौदागर ने जब फारूक की हिसाब किताब देखा तो खुश होकर फारूक को अलग से 200 अशरफियां इनाम के तौर पर दे दी। फारूक, जो खुददार तबीयत का मालिक था, इनाम लेने से झिझक रहा था, मगर जब सौदागर ने मोहब्बत से समझाया कि यह इसकी मेहनत का सिला है तो आखिरकार उसे कबूल करना पड़ा। बहुत से दोस्त ये जानना चाहते हैं कि मैं ये वीडियोस कैसे बनाता हूं। मुझे सैकड़ों मैसेजेस आते हैं। आपके मैसेज और कमेंट करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन हर शख्स को कमेंट बॉक्स में अलग अलग जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। लिहाजा मेरे साथ राब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सौदागर फारूक पर बेहद मेहरबान था और यह बात फारूक के दिल में कई बार सवाल बनकर आती कि आखिर वो उस पर इतना रहम क्यों कर रहा है। वक्त गुजरता रहा और महीनों की मेहनत के बाद फारूक ने फैसला किया कि अब उसे अपने घर जाना चाहिए। जब उसने मालिक को यह बात बताई तो सौदागर ने इजाजत दे दी, मगर साथ ही कहा, आज रात ठहर जाओ, शाम को तुमसे सिरे में एक जरूरी बात करनी है, सुबह जा सकते हो। फारूक हैरान था कि आखिर वो कौन सी बात हो सकती है, मगर उसने खामोशी से सौदागर की बात मान ली और रात वहीं रुकने का फैसला कर लिया। फारूक ने सराय के नजदीक मस्जिद में शाम की नमाज अदा किया और नमाज के बाद सौदागर ने शफकत से उसका हाथ थामा और अपने घर ले गया।
घर पहुंचकर फारूक ने देखा कि एक पुरतकल्लुफ दावत का एहतिमाम किया गया था। मुख्तलिफ अक़साम के खाने दस्तरख्वान पर सजे हुए थे। ये देखकर हैरान हुआ, मगर दिल में सोचा कि शायद ये महज मेहमान नवाजी का हिस्सा है। खाने के बाद ताजिर ने फारूक को मुखातब करते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। फारूक ने मुअद्दिबाना अंदाज में जवाब दिया, जी फरमाइए। ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अब जवान हो चुके हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर फारूक के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो वालिदैन और बहनों के बारे में सोचने लगा और आहिस्ता से बोला, मालिक, मैं शादी जरूर करूंगा, मगर अभी नहीं। इस वक्त मैं सख्त मुश्किलात में गहरा हुआ हूं। यह सुनकर ताजिर ने नरमी से कहा, बेटा, क्या मुश्किल है, मुझे बताओ। अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फारूक कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपनी पूरी कहानी सुना दी। गुर्बत, वालिदैन की उम्मीदें, बहनों की शादी की फिक्र और रोजी की तगुदाव। फारूक सब कुछ ताजिर को बताते हुए कम उम्री की वजह से अपने आंसू भी न रोक सके। ताजिर ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अगर तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो तो मैं तुम्हें बदले में 1000 इशरफियां दूंगा, ताकि तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो सकें। यह सुनकर फारूक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले जमीन खसक गई हो। वो गहरे सोचों में डूब गया। एक ऐसा फैसला जिस पर उसकी पूरी जिंदगी का इन्हिसार था। ऐसे अचानक कदम उठाना उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। बहुत वक्त खामोश रहा और फिर मालिक ने शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा, तुम आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं, मुझे कल अपना फैसला बता देना। फारूक, जो गुर्बत की चक्की में पस रहा था, एक तरफ 1000 अशरफियों के सुनहरे ख्वाब उसे हां कहने पर मजबूर कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ वालिदैन और बहनों के चेहरे इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो जानता था कि उसके वालिदैन उसकी शादी की आस लगाए बैठे हैं और बहनें उसके सहारे पर जिंदगी गुजार रही हैं। एक अजीब कश्मकश उसके दिल में छा गई और वो पूरी रात इन्हीं सोचों में गुजार बैठा। अगले दिन फारूक ने फैसला कर लिया कि मां बाप के अलावा शादी करना, वो भी पैसों के खातिर, ये कभी नहीं हो सकता और वापसी का इंतजाम कर लिया। वो ताजिर के पास गया और कहा, मालिक, मैं पहले अपने वालिदैन से मशवरा करना चाहता हूं। उनसे पूछे बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं जल्द ही वापस आकर आपको बता दूंगा। ताजिर, जो अपनी बेटी के निकाह के बदले फारूक को 1000 अशरफियां देने पर तैयार था, मुस्कुराकर बोला, ठीक है बेटा, पहले जाकर अपने वालिदैन की मर्जी मालूम कर लो, मगर वापसी जरूर करना। यह कहकर ताजिर ने फारूक की मजदूरी के पैसे अदा किए और कहा, जब दोबारा आओगे तो तुम्हारी 1000 अशरफियां तुम्हारी मुंतजर होंगी। बिल आखिर फारूक वहां से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो वालिदैन के चेहरे तस्वुर आता रहा, जो उम्मीद भरी नजरों से उसकी राह देख रहे होंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक डाकुओं का एक ग्रुप उस पर टूट पड़ा। वो न सिर्फ फारूक के पैसे और घोड़ा छीन कर ले गए, बल्कि उसे शदीद जख्मी भी कर दिया। फारूक बेबसी की तस्वीर बने जमीन पर गिर गया और बेहोशी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। आधा दिन गुजर चुका था जब फारूक को होश आया। जैसे ही उसकी आंखें खुलें, हकीकत का संगीन वार उसके दिल पर हुआ। कई महीनों की मेहनत और बाप का पाला हुआ घोड़ा 1 मिनट में जालिमों ने सब कुछ छीन लिया। वो खाली हाथ था। उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और बेबसी की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। सहराई इलाका था। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला न था जो फारूक का मदद कर सके। फारूक जख्मों से चूर लड़खड़ाते कद के साथ दोबारा मालिक की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में शदीद तकलीफ के बावजूद उसने किसी न किसी तरह मदद हासिल की और खुद को घसीटते हुए मालिक के दरवाजे तक पहुंचाया। जब मालिक ने फारूक की ये हालत देखी तो फौरन हकीम को बुलाया, जो उसके जख्मों का इलाज करने लगा। फारूक ने वो रात वहीं गुजारी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बस छत को घूरता रहा। सारी रात वो एक ही सवाल में उलझा रहा
कि आखिर वो क्या करे। अगर वो खाली हाथ घर पहुंचा तो मां और बहनें सदमे से टूट जाएंगी। वालिद का बूढ़ा वजूद मजीद बोझ नहीं सह पाएगा। घर में उसके सिवा कोई कमाने वाला भी न था। सोचों के समंदर में डूबते फारूक ने बिलाखिर फैसला कर लिया कि अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। वालदेन और बहनों के सुख के लिए उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना होगा, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सुबह जब ताजिर फारूक की तबीयत का हाल पूछने आया तो फारूक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चच्चा, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 1000 अशरफियां दे दें ताकि मैं पहले घर जाकर अपने वालिदैन की जरूरियात पूरी कर सकूं। फिर मैं लौट कर आऊंगा और निकाह कर लूंगा। ताजिर, जो फारूक की ईमानदारी से खूब वाकिफ था, जानता था कि यह लड़का वादे का पक्का है और झूठ नहीं बोलेगा। उसने फारूक से उसके घर का पता पूछा और हैरत अंगेज तौर पर 1000 के बजाय 2000 अशरफियां उसके हाथ में रख दी और कहा, बेटा जाओ, ये पैसे अपनी तमाम जरूरियात पर खर्च करो। अगर आपके घर वाले राजी हो तो लौट कर आओ और मेरी बेटी को अपना बना लेना, और अगर वालिदैन नाराज हो तो मेरी तरफ से तुम्हें मुआफी। वैसे भी मैं कुछ महीने बाद आपके इलाके की तरफ चक्कर लगाऊंगा, फिर मुझे बता देना ताकि मैं दूसरी जगह निकाह करूं अपनी बेटी की। फारूक, जिसने अभी तक ताजिर की बेटी को देखा तक नहीं था, बिना किसी सवाल के उसे कबूल कर चुका था। ताजिर के एहसानात का बोझ उसके कंधों पर था, मगर क्या करता, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। अगर वो ये एहसान कबूल न करता तो खाली हाथ घर कैसे जाता। ताजिर ने फारूक को एक खूबसूरत घोड़ा दिया, अशरफियों की थैली उसके हाथ में रखी और शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ और अपने वालिदैन की खिदमत करो। फारूक एक ऐसे इम्तिहान में फंस चुका था जिसे किसी से बयान करके खुद को हल्का भी नहीं कर सकता था। कम उम्री में इतनी आजमाइशें सहना आसान न था, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फारूक कई दिन के तवील सफर के बाद बिलाखिर सही सलामत अपने गांव पहुंचा। दिल खुशी और घबराहट के मिलेजुले जज्बात से भरा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक अजनबी आवाज आई, जी कौन? फारूक हैरान हुआ, मगर फौरन बोला, मैं फारूक हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से जवाब मिला, मैं किसी फारूक को नहीं जानता, यहां से चले जाओ। यह सुनकर फारूक के पांव तले जमीन निकल गई। गम से न डाल, वो वहीं जमीन पर बैठ गया। फारूक, जो मां की आवाज सुनने को तरसता था, आखिर उसने फिर से आवाज दी, मां जी, बराहे करम मेरी बात सुने, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक अजनबी औरत बाहर आई। फारूक ने अजनबी औरत को देखकर चौंक गया और घबराहट में पूछा, यहां जिब्रान नामी शख्स रहता था, वो कहां है? औरत ने हैरानी से उसे देखा और जो जवाब दिया वो फारूक के लिए एक और जलजले से कम न था। बूढ़ी औरत ने फारूक को अफसुर्दा नजरों से देखा और कहा, जिब्रान तो कई महीने पहले बहुत बीमार था, उसने ये घर हमें बेच दिया था और फिर कहीं चला गया। अगर तुम्हें उसकी खबर चाहिए तो केतों में जाकर देखो, शायद वहां मिल जाए। ये सुनते ही फारूक पर जैसे बिजली गिर पड़ी। सफर की सारी तकन एक लम्हे में खत्म हो गई। दिल धक धक करने लगा, जैसे किसी ने उसके कदमों तले जमीन खींच ली हो। मां बाप की जुदाई का गम ऐसा था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। 3 सालों की मुसाफिरी से यह खबर ज्यादा जोरदार थी। वो तेजी से केतों की तरफ भागा। वो परेशानी के आलम में करीब बैठे एक जमींदार के पास गया और बेताबी से पूछा, चच्चा, यहां जिब्रान नामी शख्स रहता था, आपको उसके बारे में कोई मालूमात हैं तो बताए। जमींदार ने फारूक की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली और जो अल्फाज कहे वो फारूक के लिए एक और कियामत से कम न थे। जमींदार ने फारूक को गौर से देखा और नर्म लहजे में पूछा, बेटा, तुम उसके क्या लगते हो? फारूक की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं जिब्रान का इकलौता बेटा हूं। जमींदार ने बोझल दिल के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे घर वाले अब केतों से काफी दूर एक झोंपड़ी में रहते हैं, वहां जाकर देख लो।
मैं पूरा हकीकत नहीं बता सकता। ये सुनते ही फारूक का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। वो दीवाना वार झोंपड़ी की जानिब दौड़ने लगा। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और ये था कहानी का दूसरा किस्त। माजिरत के साथ पूरी कहानी एक वीडियो में बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हमने उसे किस्तों में तकसीम किया है। अगर आपने पहली किस्त नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है, उसे लाजमी देखें। फाइनल किस्त भी जल्द आएगी, उसका इंतजार करें। मजीद सबक आमूज और दिलचस्प कहानियों के लिए